हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये जो नोट्स हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और इस नोट्स को आप अगर कॉपी कर लेते या पढ़ लेते हैं इस नोट्स के लिए, तो आपको किसी भी दूसरे नोट्स के लिए रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, और आप हर टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। और ये जो है ये नोट्स ही नहीं है, मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, इसमें पूरा बैकग्राउंड पीछे का एक्सप्लेन करूँगी। तो आप अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ ये नोट्स पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम देते हैं जाके, तो आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो जैसा ये चैप्टर नंबर 2 है, तो इसमें आप देख रहे होंगे, हम इसमें रॉयल एक्ट देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट देखेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें देखेंगे कि कैसे नॉन कॉपरेट मूवमेंट स्प्रेड हुआ। तो ये सब चीज़ें आखिर हैं क्या, इनका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। तो आपको जैसे पता हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको, बैकग्राउंड स्टोरी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फॉर एग्जांपल जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की अगेंस्ट द फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान। तो इन दोनों के बीच में अगेंस्ट इनके ये युद्ध छिड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये कब था? 1971 में यूनाइटेड स्टेट ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ये स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ आमना सामने हो गया था, लड़ने लगे थे जब ये तो उस टाइम पे हमारे ऊपर ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे। तो जैसे इसमें भी हमारे ब्रिटेन लोग जुड़े हुए हैं, इसमें ब्रिटिश लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी परमिशन के बिना हम लोगों को किस चीज़ में, हम लोग को इस वॉर में खदेड़ लिया। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या है, काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्से में आ गए थे कि एटलीस्ट जब आपने इंडिया को भी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा बनाया है, जबकि हमारा तो इससे कुछ ताल्लुकात ही नहीं है, हमारा तो कुछ इससे संबंध ही नहीं है, तो फिर आपको एटलीस्ट पूछना तो चाहिए था। लेकिन कुछ कुछ हमारे जैसे ग्रेट लीडर है, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी हुआ, डिफरेंट लीडर्स थे, तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि चलो ठीक है, हम इन लोग को क्या है, एक चांस दे देते हैं, हम इन लोग के साथ एक बार इन लोग का साथ दे देते हैं और इन लोग की लड़ाई में मदद कर देते हैं। अगर ये जीत जाते हैं तो शायद ये हम लोग को आज़ाद कर देंगे, या हम लोग की कंट्री से हम लोग को छोड़ के भाग जाएंगे कंट्री से, तो हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता उसके बाद। तो क्या है कि जैसे लड़ाई होती है इनमें, तो इंडिया को भी खदेड़ लिया जाता, जैसे मैंने आपको बताया। तो लड़ाई थी सेंट्रल पावर एंड एलियंस के बीच में, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब आप सोचेंगे कि रीजंस क्या है लड़ाई होने के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलने के रीज़न क्या है। तो 4 रीज़न थे मेनली। तो क्या है कि जैसे ही ये कंट्रीज एक दूसरे के आमने सामने आएंगी, तो उस टाइम पे क्या है कि हर एक कंट्री अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए, अपने आप को पावरफुल बताने के लिए एक दूसरे से लड़ती है। तो मिलिट्रिज्म भी था उसमें, कि लड़ाई वगैरह करने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए। नेशनलिज्म भी था। ये सारी चीज़ें आगे आ रही थी, इस चीज़ों की वजह से क्या है, लड़ाइयाँ हो रही थी, और जिसमें इंडिया को भी खदेड़ के उसका पार्टिसिपेट करवा दिया गया था, जबकि इंडिया का कुछ उसमें कुछ बात ही नहीं थी, इंडिया को तो उसमें आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो क्या, एंड देन इंडिया वॉज फोर्स टू पार्टिसिपेट बिकॉज ब्रिटिश वर रूलिंग ऑन इंडिया। तो ब्रिटिश जैसे पार्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो इंडिया को भी उसका पार्ट बनना पड़ा, क्योंकि वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। अब जैसे क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारे ऊपर, हमारे इंडिया के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई थी। ड्यू टू दिस वॉर इट क्रिएट्स अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। क्या है कि जैसे ही कोई भी वॉर होती है, या जैसे हमारे यहाँ पे आज ये पैंडेमिक है, तो इसकी वजह से क्या, कुछ ना कुछ हमारे पॉलिटिकल और हमारे इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ सिचुएशंस तो खराब होती है। तो सिमिलरली इधर पे भी हुआ, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। मतलब क्या हुआ कि अब जैसे अब इतने लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो हथियार भी चाहिए, बम भी चाहिए, सोल्जर्स भी चाहिए, तो हर एक चीज़ चाहिए। तो उसके लिए क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये लोग क्या कर रहे थे, वॉर्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनकी न्यू न्यू टेक्निक्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। टैक्स इंक्रीज हो गए थे, क्यों? क्योंकि भाई हम लोग को नए नए हथियार खरीदने हैं, कहीं नई नई मशीन्स खरीदनी है। मशीन्स तो नहीं थी उस टाइम पे, जैसे कुछ कुछ चीज़ें थी, जो जैसे हो गए कि कोई बंदूक हो गया, कुछ और चीज़ हो गई। तो उस सब चीज़ों के लिए क्या है कि टैक्स को इम्पोज कर दिया गया, जिससे क्या है कि हम लोग उस पर इन्वेस्ट कर सकेंगे। लोग विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर एंड द फोर्स रिक्वायरमेंट। अब देखो, जैसे सोल्जर्स जाएंगे, सोल्जर्स चाहिए पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि जब हमारे इतनी सारी जो हमारे गन्स रहेंगी, सारी चीज़ें, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लोग भी तो चाहिए उसको चलाने के लिए। लोग इतने सारे लोग मर रहे थे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए। तो इंडिया से भी काफ़ी लोग सप्लाई करे गए थे। तो इंडिया से सप्लाई का फोर्स रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आप प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी। कॉलोनियल स्टेट क्या कर रही थी, फोर्स कर रही थी टू ज्वाइन आर्मी हमारे ऊपर, क्योंकि वो थी उस टाइम पे क्या है कि इंडिया के ऊपर वो लोग राज कर रहे थे। तो इंडिया को फोर्स कर रहे थे कि आप जो है हमारे
अगेंस्ट भी इन लोग से साथ लड़िए, तो हम लोग को कुछ अमाउंट ऑफ आदमी चाहिए, तो वो इंडिया से ही सप्लाई होंगे, तो इंडिया से सप्लाई होते थे वो आदमी। डी कौन सा क्रॉप फेलियर भी होगा तो उस टाइम पे, अब हमारे पास उस टाइम पे काफ़ी फेलियर ऑफ क्रॉप हो गया, जिससे क्या है कि एपिडेमिक भी काफ़ी फैल गया, तो ये सारी चीज़ें हुई थी उस वॉर की वजह से। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब आपको मैं एक और मैं स्टोरी के फॉर्म में, अब एक चीज़ आप याद रखना कि सोशल साइंस को अगर आप स्टोरी के फॉर्म में पीछे का बैकग्राउंड याद रख के अगर आप करोगे, हर एक इवेंट को पीछे की बैकग्राउंड याद रखोगे आप, तो आपको इजी हो जाएगा हर चीज़ को याद करना। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर आप तुरंत ही स्टार्ट कर देते पढ़ना कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अगर आप उसको नहीं देखते, रीजंस नहीं देखते कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस किसने पार्टिसिपेट किया था, क्या हुआ था, तो आप शायद वो स्टोरी को एक टाइम के बाद भूल जाएंगे, या उस जो आप पढ़ेंगे एज सिर्फ पढ़ के उसको भूल ही जाएंगे अगर आप स्टोरी के फॉर्म में उसको नहीं याद रखेंगे। अब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोग को खदेड़ लिया गया उस चीज़ में, ठीक है, उसके बाद क्या इंडिया ने उन लोग का साथ दिया। जैसे मैंने आपको बताया महात्मा गांधी, डिफरेंट लीडर्स तो जो थे वो सोच रहे थे कि ठीक है भाई हम लोग इनका क्या है साथ दे देते हैं। तो उनका मेन रीज़न क्या था महात्मा गांधी के या डिफरेंट लीडर्स का, कि हम इनका साथ दे देते हैं, इनके अगेंस्ट जो लोग लड़ रहे हैं हम उनका साथ दे देते हैं। इनका ये मेन रीज़न था कि शायद अगर ये जीत जाएंगे, ब्रिटिश कंट्री जीत जाती तो शायद हम लोग को ये लोग छोड़ के चले जाएंगे और हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे, हम लोग को कुछ ऐसे लॉस दे देंगे ये, जिससे कि हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ों में, पॉलिटिकल सिचुएशंस में या एजुकेशनल सिचुएशंस में हम अपना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो क्या होता है कि जब ये चीज़ करते हैं ना ये, तो जैसे इनकी वॉर ख़त्म होती है, वॉर ख़त्म होने के बाद ये ऐसा लॉ दे देते हैं हम लोग के लिए, जिसमें हमारे हम मतलब कि कुछ ये कह लो आप, वो लॉ कुछ काम का ही नहीं था। हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा लॉ देंगे ये, या हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे तो शायद हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे, या कुछ लॉ दे देंगे तो हम कुछ अच्छे बन जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, उल्टा ये खराब लॉ दे देते हैं। वो लॉ कुछ भी काम का नहीं होता, यूजलेस लॉ कहलाता है वो एक टाइप से। ठीक है, तो क्या सत्याग्रह की एक बैकग्राउंड देखते थे, जैसे आपको पता था कि महात्मा गांधी इंडिया में 1915 में आ गए थे जनवरी में, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इनने काफी बड़े बड़े काम किए थे, तो इंडिया में ये इनका काफी नाम हो चुका था उस टाइम पे। इनको क्या था, ये बिलीव करते कि नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे कि नो वायलेंस, ही बिलीव दैट नो वायलेंस इज नीड। इन्होंने क्या सोचा कि कोई भी वायलेंस नीड नहीं होता था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फोसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ। ये क्या करते थे कि इनका सत्याग्रह का क्या था, तो जो एम्फोसाइज करती पावर ट्रुथ पे एंड नीड टू सर्च द ट्रुथ। तो सत्याग्रह का मेन मोटो यही था। अब जो गांधी जी आए हुए थे साउथ अफ्रीका से, तो इनके काफ़ी ज़्यादा नाम था ऑलरेडी इंडिया में हो चुका था साउथ अफ्रीका के द्वारा, जो इनने साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े काम किए थे। फिर जैसे ये इंडिया में आते, तो इंडिया में फिर ये चंपारा इन बिहार में इन्होंने मदद की थी, खेदा डिस्ट्रिक्ट में भी मदद की थी, अहमदाबाद में भी गए थे, डिफरेंट एरियाज में जा जाके इनने सत्याग्रह के हेल्प से इनने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, तो और भी ज़्यादा इंडिया में इनका नाम हो गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही इनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और ये ऐसा लॉ दे देते हैं हम लोग के लिए जो कि यूजलेस होता, तो गांधी जी भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हाँ मैंने इंडिया के लोगों से बोला कि जाके आप इनके साथ पार्टिसिपेट कीजिए और इन लोग का साथ दीजिए, उनके बदले आप लोग ने हम लोग को इतना खराब लॉ दिया। और दूसरी बात है कि आपने लॉ तो इतना खराब दिया ही, और हम लोग के साथ फेलियर ऑफ क्रॉप भी हुआ, इतना टैक्स भी इम्पोज किया, तो हमने हर एक सिचुएशन को क्या है, हम लोगों ने उस चीज़ को कुछ भी ज़्यादा, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया उस चीज़ को, हमने आपका सपोर्ट ही किया। तो उसके अगेंस्ट जो है आप देखोगे आगे के नॉन कॉपरेट मूवमेंट जो होता है वो स्टार्ट होगा, इसके इस लॉ के अगेंस्ट ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब रॉयल एक्ट था, जो मैं बताती हूँ कि आखिर इसमें इन्होंने दिया क्या था हम लोग के लिए, इन्होंने उल्टा ये बोल दिया था कि रिप्रेशन पॉलिटिकल पावर जो थी उसको दबाने की कोशिश की। जो हमारे यहाँ पे कांग्रेस नेशनल पार्टी थी या डिफरेंट ऐसी कोई भी पॉलिटिकल चीज़ें चल रही थी, तो उनको ये दबाने की कोशिश कर रहे थे। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मान लो जैसे 10-15 लोग इकट्ठे होके कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं या अगेंस्ट बायकॉट कर रहे हैं ब्रिटिश गुड्स के लिए, शॉप्स के लिए, तो हम क्या उनको पकड़ के डाल देंगे जेल में, और उनको 2 ईयर तक हम जेल में, कुछ ऐसा उन्होंने लॉ दिया था। तो ये लॉ सारे इनके अपने इंडिया के अगेंस्ट भी थे। तो क्या हुआ, 1919 गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट रॉयल एक्ट। तो अगेंस्ट रॉयल एक्ट इन्होंने स्टार्ट कर दिया सत्याग्रह। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडिएंट अगेंस्ट सच अनजस्टिस लॉ। इसके अनजस्टिस लॉ के अगेंस्ट उन्हें एक नॉन वायलेंस ही चाहिए था, कि हम जो भी करेंगे, हम जो भी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे वो नॉन वायलेंस के ऊपर ही रहेगा, हम कोई भी वायलेंस नहीं करने वाले हैं।
तो इसकी स्टार्टिंग जैसे हुई, जैसे ये लॉन्च हुआ तो क्या हुआ कि वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स बंद कर दी गई, कम्युनिकेशन लाइन वेर कट डाउन, जो कम्युनिकेशन लाइन थी, फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटिशर्स के टाइम पे उस टाइम पर उन लोगों के पास कम्युनिकेशन लाइन थी, मतलब कि अगर कहीं पे भी कोई हमला होता है तो वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करके बता देते थे कि इधर पे हमला हो रहा था, तो कुछ अमाउंट ऑफ लोग आप इधर पे भेज दीजिए उनके लिए। तो क्या है कि जैसे कम्युनिकेशन लाइन बंद काट दी गई तो ब्रिटिशर्स लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए एक जगह से दूसरी जगह में इंडिया में। तो क्या है कि उधर पे हम लोग जीत हासिल करने में ज़्यादा इजीली पड़ गया। क्यों? क्योंकि उधर पे उन लोग के पास कोई हेल्प करने आ नहीं पाया, क्योंकि वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए उस टाइम पे। तो कम्युनिकेशन लाइन को कट करने का एक मेन रीजन यही था। ब्रिटिश रिएक्शन इसके अगेंस्ट क्या होगा? डिसाइडेड टू काम द सिचुएशन। अब क्या है कि जैसे हम लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया, हम लोग ने ऐसा चीज़ें की, तो इसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स का रिएक्शन क्या होगा? ब्रिटिशर्स का रिएक्शन ये था कि उन्होंने इस सिचुएशन को काम करने की कोशिश की, और क्या कि उन्हें लोकल लीडर्स तो थे उनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अरेस्ट करने की वजह से हम लोग जो और भी नॉर्मल लोग थे उनको और गुस्सा आ गया कि आपने, हम तो नॉन वायलेंस कर रहे थे फिर भी आपने क्यों ऐसा किया, आपने क्यों लोकल लीडर्स को पकड़ के डाल दिया जेल में। तो उन्होंने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पुलिस स्टेशन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे ऐसे जब ये सिचुएशन चल रही होती थी उस टाइम पे, जैसे आपने सुना होगा मोस्ट फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। इस इंसिडेंट में क्या होता है, जलियांवाला बाग में क्या होता है कि ग्राउंड होता है जलियांवाला, उधर पे क्या है, लार्ज क्राउड उधर पे इकट्ठे होते हैं बैसाखी फेस्टिवल को क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या, जैसे उधर पे इन्होंने एक लॉ दिया था कि कोई भी ग्रुप नहीं इकट्ठा हो सकते, कोई लोग अब इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये लोग अगेंस्ट, हम लोग के अगेंस्ट कोई भी रैली निकालने जा रहा है, कुछ करने जा रहे हैं, उनको शायद गलत फैमिली हुई या उनका ये मेन मोटो ही था कि हम ऐसा मार दें। तो वो क्या करते हैं, उधर पे एक ग्राउंड में सिर्फ एक ही गेट था, उसको इन्होंने बंद कर दिया और ओपन फायरिंग कर दी। ब्लॉक द एग्जिट गेट एंड ओपन फायरिंग वॉज अनाउंस, मैनी पीपल वेयर डाइड। उस टाइम पे बहुत सारे पीपल डाइड हो गए। तो उस टाइम पे लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, तो सिर्फ हम लोग तो सिर्फ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तो उस टाइम पे जलियांवाला बाग में कुछ लोग कुआं में भी कूद गए थे, जैसा आपने देखा होगा, अगर कभी मूवी देखी हो आपने, तो ये सारी चीज़ें भी हुई थी। तो जैसे ही अब जैसे नॉन कॉपरेट मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया था अगेंस्ट इस अनजस्टिसफुल इन इस लॉ के अगेंस्ट, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिटीज़ में मतलब किसी ना किसी एरिया में ये जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, या उधर पे कुछ लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इनने, गांधी जी ने ये सोचा कि हमें हिंदू और मुस्लिम को अगर हम साथ लेके आएंगे और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो शायद ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा जोर पकड़े और कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर पकड़े गवर्नमेंट के ऊपर। तो क्या हुआ, बिकॉज सत्याग्रह वॉज लिमिटेड टू सम एरिया, ये सत्याग्रह कुछ एरिया पे लिमिटेड था, ये जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेट मूवमेंट। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम मुस्लिम को भी कहीं ना कहीं से हम इकट्ठा कर लेते, उनको साथ में कर लेते, तो हम एक बहुत अच्छी ताकत बन के सामने आएंगे। तो उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट के लिए और नॉन कॉपरेट मूवमेंट के लिए साथ में लॉन्च कर दिया गया था। अब खिलाफत मूवमेंट आप सोचेंगे क्या होता है, तो क्या होता है कि ये खिलाफत जो होते हैं, और ऑटोमन टर्की जो थी उस टाइम पे, ये भी एक वॉर का हिस्सा था। तो जैसे ही ये हार जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो खलीफाज होते हैं जो मुस्लिम्स के, जिनको वो काफ़ी मानते हैं, तो उनके पास पावर होती है। तो जैसे ही ये हार जाते हैं तो खलीफाज की जो पावर थी वो ले ली जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्श ट्रीटी साइन की जाती है और उनकी पावर ले ली जाती है। तो मुस्लिम उसमें काफ़ी गुस्से में थे कि आपने जो है हमारे उनकी पावर क्यों ले ली है। तो इस चीज़ के अगेंस्ट पे खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेट मूवमेंट स्टार्ट होता है, और मीटिंग्स होती हैं काफ़ी, और मीटिंग्स के बाद ये लॉन्च होता है। इस मीटिंग्स में क्या होता है, बाइकॉट शब्द अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है रिफ्यूज करना। जब ये दोनों लॉन्च हुए उसके बाद क्या है, कुछ स्टेजेस में ये अनफोल्ड हुए। कैसे स्टेजेस में अनफोल्ड हुए, गांधी जी ने बोला कि बायकॉट कर दो सिविल सर्विसेज के लिए, जो भी जैसे जो भी इंडियन लोग सिविल सर्विसेज में थे, या आर्मी में थे, पुलिस में थे, कोर्ट में थे, या काउंसिल्स में थे, स्कूल्स में थे, फॉरेन गुड खरीद रहे थे, हम इन सब चीज़ों को बायकॉट कर देंगे, हम इंडिया में इन सब चीज़ों का कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे। बायकॉट काउंसिल इलेक्शन, उस टाइम पे इलेक्शन भी होने थे जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता, उसमें वो भी बायकॉट कर दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और इसके बाद जब आप देखेंगे कि ये खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेट मूवमेंट के बाद एक थोड़ा जोर सा पकड़ेगा हमारा ये मूवमेंट, सत्याग्रह का काफ़ी जोर पकड़ेगा, बट एक समय के बाद ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि उधर पे जो खलीफा थे उनके लिए पावर वापस मिल जाती है। इसलिए ये एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये भी कम होने लगता है, ये मूवमेंट धीरे धीरे करके कम होने लगता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा।
मैं कुछ जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको वो अपलोड कर दूँगी।